सो गुड इवनिंग ऑल, दिस इज श्रेयस राज और आज हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर स्टैंडर्ड 10th बोर्ड एग्जाम्स एंड स्कूल एग्जाम्स फ्रॉम एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन ये चैप्टर से या इस चैप्टर से देखने वाले हैं। तो देखो, इसमें 6 क्वेश्चन है इस पूरे वीडियो में। वीडियो 10 मिनट के अंदर अंदर मैं ख़त्म करने की पूरी कोशिश करूँगा, बिकॉज मुझे अच्छा नहीं लगता कि यार कोई टाइम वेस्ट करे एक ही क्वेश्चन पे और कोई टीचर उसको नाच नाच के समझाए स्क्रीन के इधर उधर होते हुए। तो मैं इसको जल्दी जल्दी ख़त्म करने की कोशिश करूँगा। अब कुछ चीज़ें बताता हूँ शुरू करने से पहले कि देखो, ये एक क्वेश्चन जो पहला वाला है ना, ये आपको 3 मार्क के लिए भी आ सकता है, 5 मार्क के लिए भी आ सकता है। ये डिपेंड करता है आपके स्कूल वाले कितने अच्छे हैं। तो अगर आपको 5 मार्क के लिए आया तो सैडली आपको इलेबरेट अपने दिमाग से करना होगा। तो इस्तेमाल करना थोड़ा उसका और इलेबरेट करके उनको दे देना कि यार देखो मैंने इलेबरेट करके दे दिया, 5 मार्क चाहिए मुझे, ये काम आपका है। तो पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं कि व्हाट वर द फैक्टर्स दैट लेड टू इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इन ग्रेट ब्रिटेन। तो देखो, फैक्टर्स सिंपल से इतने थे कि यार तुम्हें पहला जो लाइन है ना आपको वो लिखनी है। द फैक्टर्स दैट लेड टू द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इन ग्रेट ब्रिटेन वर लिख देना, या फिर इंक्लूडेड, यहाँ इंक्लूडेड तक लिख देना, उसके बाद 2 कोलन कोलन दे देना, ये कोलन तो 2 डॉट्स। अब देखो, ये जो पॉइंट है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप एग्जाम में कभी भी दोगे तो फिर ये पॉइंट शायद आपको आपके टीचर्स ने बताया होगा। कुछ लोगों को ये क्लीशे लगे कि यार ये तो मैंने सुना हुआ है, और कुछ लोगों ने नहीं सुना। तो यार ये बहुत इंपॉर्टेंट सीक्रेट टिप है जो कोई बताता नहीं है। बट सिंपल सी बात ये है कि अगर आप इसे लिखोगे ना तो टीचर को पता नहीं कि टीचर्स को अच्छा लगता है, वो ज़्यादा मार्क्स देते हैं और आपका जो पेज है ना वो थोड़ा भरा भरा लगेगा। तो ये आप कर सकते हो, ये एक बहुत अच्छी टिप है कि आपको क्वेश्चन को ही एक बार फिर से लिख के उस पर कोलन मार्क दे देना। उसके बाद पॉइंट शुरू करना कि नंबर 1 अवेलेबिलिटी ऑफ कोल एंड आयरन, नंबर 2 डेवलपमेंट ऑफ न्यू टेक्नोलॉजीज़। अब इस पार्ट में आपको आपको डालना होगा कि स्टीम इंजन किसने बनाया, जेम्स वॉट। और फिर बाकी चीज़ें जैसे कि स्पिनिंग जेनी, उनके इन्वेंटर कौन थे, फ्लाई शटल जो बनाया गया उसका क्या, उसने किसने बनाया, उसका क्या यूज़ था। तो ये सब चीज़ें हैं ना, ये सब चीज़ें आप थोड़ा डाल देना। और ये पार्ट आपको खुद से इलेबरेट करना पड़ेगा। ग्रोथ ऑफ मार्केट इकोनॉमी, ये पार्ट भी आप खुद से इलेबरेट कर सकते हो। ऑल्सो द प्रायर प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन फेज प्रोवाइडेड अ फाउंडेशन फॉर फर्दर एडवांसमेंट्स। क्या देखो, अगर प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हुआ होता ना तो फिर ये सब चीज़ें थोड़ी मुश्किल हो जाती। अगर देखो, पहले से जब चालू था, पहले से जब कपड़े बन रहे थे, तभी तो लोगों ने इंडस्ट्रियलाइजेशन को एक्सेप्ट किया। अगर पहले से ये सब नहीं हो रहा होता और इंडस्ट्रियलाइजेशन के साथ साथ अगर कपड़े बनाने का बिजनेस, टेक्सटाइल इंडस्ट्री शुरू हुई होती तो बहुत दिक्कत होती। प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से इस ये जो इंडस्ट्रियलाइजेशन ग्रेट ब्रिटेन में हुई, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ग्रेट ब्रिटेन में हुई, उसको एक फाउंडेशन मिला। और एक और बड़ी बात ये है कि जो पीपल की विल थी या पीपल का जो सोच थी किसी भी चीज़ को क्विकली अडॉप्ट करने की, उससे इंडस्ट्रियलाइजेशन आसान हो गई। क्योंकि क्यों, अगर आपके लोग ही उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो आप कैसे उनसे वो चीज़ करवाओगे। तो ये एक बड़ी बहुत अच्छी बात थी। तो ये हो गए पहला क्वेश्चन। इस पे 3 मार्क या 5 मार्क के क्वेश्चन इस पे बन सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन है कि व्हाट वर द मेन इंडस्ट्रीज दैट डेवलप ड्यूरिंग द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। तो अगर आपने टेक्स्ट बुक पढ़ी होगी तो उसमें एक था कॉटन और एक था आयरन। तो द मेन इंडस्ट्रीज दैट डेवलप ड्यूरिंग द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन वर, और वर के बाद यहाँ पे 2 कोलन, उसके बाद नंबर 1 टेक्सटाइल इंडस्ट्री एंड आयरन इंडस्ट्री, या पहले ऐसे लिख देना टेक्सटाइल एंड आयरन एंड स्टील एंड दे वर डायनामिक इंडस्ट्रीज। तो अब अभी इसके बाद आपको इस चीज़ को थोड़ा एक्सप्लेन करना पड़ेगा। अगर 3 मार्क का आया तो एज द न्यू टेक्नोलॉजीज मेड यान प्रोडक्शन फास्टर एंड एफिशिएंट। और यान की क्वालिटी भी बढ़ गई, यानी एक धागे की जो क्वालिटी थी ना वो और अच्छी हो गई, जिसकी वजह से वेस्ट कम हो रहा था और प्रोडक्शन भी जल्दी हो रहा था। तो दैट इज़ वाई कॉटन वॉज डायनामिक। अभी अगर हम आयरन और स्टील की तरफ बढ़े तो फिर एक्सपेंशन ऑफ रेलवेज ड्यूरिंग द कॉलोनियल रूल इन द 1840s एंड 1860s मेड आयरन स्टील डायनामिक। बिकॉज यार उस समय तो यार आयरन और स्टील की बहुत डिमांड थी, बहुत। आई थिंक 890 करोड़ समथिंग उतनी की जो एक्सपोर्ट करा था उस समय भी ब्रिटेन, आयरन और स्टील। तो आप समझ सकते हैं कि कितना ज़्यादा उस समय आयरन और स्टील की डिमांड थी। तो इसलिए ये दोनों इंडस्ट्रीज डायनामिक थी और मेनली तो यही दोनों इंडस्ट्रीज डेवलप हुई थी। तो ये आप लिख देना। सेकंड क्वेश्चन भी हो गया। अब थर्ड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हाउ डिड इंडस्ट्रियलाइजेशन इफेक्ट द लाइव्स ऑफ वर्कर। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन लेड टू नंबर ऑफ चेंजेस इन वर्कर्स लाइफ
उसके बाद आपको कोलन देना है यहाँ पे, उसके बाद लिखना है इंक्लूडिंग लॉन्गर आवर्स, लोअर वेजेस एंड वर्स वर्किंग कंडीशंस। इसके बाद आपको इन सबको एक बार करना है एक्सप्लेन। तो मैंने तो इसके अंदर जो वर्किंग कंडीशंस है उस पर थोड़ा मैंने लिख दिया है कि यार द टफ कंपटीशन लेड टू अनबेरेबल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द वर्कर्स। बिकॉज अगर तुम किसी फिक्स रेट पे काम करोगे और अगर कोई तीसरा उससे कम पैसों में काम करना चाहेगा तो यार तुम क्या ही कर सकते हो। तो इसको हम कह रहे हैं अनबेरेबल एक्सप्लॉयटेशन। इसी तरह माइग्रेशन मेड इट डिफिकल्ट फॉर वर्कर्स टू लिव, बिकॉज यार वर्कर्स तो पूरी बारात लेके आ गए ब्रिटेन में। मतलब वैग्रेंट्स और पीजेंट्स ये सब के सब जॉब ढूंढने एक ही समय पे ब्रिटेन में पहुंच गए कि यार जॉब दो जॉब दो जॉब दो। तो ये एक रीज़न था। आपको लॉन्गर वर्किंग आवर्स और लोअर वेजेस खुद से एक्सप्लेन करना होगा और मेरे को पता है कि आप लोग कर लोगे, आई बिलीव इन यू। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाए तो व्हाट वर द सोशल एनवायरमेंटल इम्पैक्ट्स ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। द सोशल एनवायरमेंटल इम्पैक्ट्स ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन वर, यहाँ पे कोलन और उसके बाद इंक्लूडिंग द ग्रोथ ऑफ सिटीज, द पोल्यूशन ऑफ एनवायरनमेंट एंड द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वर्कर्स। तो यार पोल्यूशन ऑफ एनवायरनमेंट इज थोड़ा कॉमन सेंस की बात है ना यार, कि इंडस्ट्रीज है तो इंडस्ट्रीज तो पोल्यूशन करेंगी, सिंपल सी बात है। और ग्रोथ ऑफ सिटीज़, ये लिंक्ड है माइग्रेशन ऑफ वर्कर्स से, कि अगर जब लोग सिटीज़ में रहने आए तो उसकी ग्रोथ हुई, वहाँ पे और बिल्डिंग्स बनी जहाँ पे वर्कर्स रह सके, तो ये ग्रोथ ऑफ सिटीज़ हो गया। ये इनडायरेक्टली माइग्रेशन ऑफ वर्कर्स इससे लिंक्ड है, तो ये चीज़ आप लिख सकते हो। उसके बाद एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वर्कर्स ये भी लिख देना, बिकॉज ये तो हमने ऊपर बहुत अच्छा डिस्कस किया है कि यार कैसे अफेक्ट हुई उनकी वर्किंग कंडीशंस। तो यार उनको एक्सप्लॉयटेशन बहुत जम की किया लोगों ने। और मैनी लॉस देयर जॉब्स, बिकॉज कैसा हुआ कि उस समय पे जो मशीन्स थी उन्होंने कुछ लोगों की जॉब को रिप्लेस कर लिया और कई लोगों को जॉब छोड़नी भी पड़ी। तो ये भी चीज़ें हैं, लेकिन आपको इतने पॉइंट्स है ये भी लिखोगे तो काफ़ी है। ठीक है, अभी अगर हम ये पांचवा क्वेश्चन है, तो पांचवें क्वेश्चन पे अगर हम जाए तो हाउ डिड इंडस्ट्रियलाइजेशन स्प्रेड टू अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। तो ये शायद 3 मार्क का आएगा क्योंकि इसका कंटेंट है ही नहीं, ज़्यादा कंटेंट है ही नहीं टेक्स्ट बुक में। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन स्प्रेड टू अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड थ्रू अ कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स इंक्लूडिंग ट्रेड, colonialism and migration of workers. Colonialism played an important role and carried industrialization to other parts of the world. और traders जो थे वो भी अपने बीच में इंफॉर्मेशन एक्सचेंज कर लेते थे। तो ये एक हो गया। अब अगर तुम किसी कंट्री से वेल्थ प्रोक्योर करने जाओगे तो तुम अपनी टेक्नोलॉजी लेके ही जाओगे ना, सिंपल सी बात है। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन को ये ब्रिटिश लेके गए अपने अपने इंडिया, अपने प्यारे भारत में। तो ये एक चीज़ हो गई। अभी हाउ डिड इंडस्ट्रियलाइजेशन अफेक्ट इंडिया, तो इसमें मैं लिखा है फ्रॉम नोट्स। तो चलिए नोट्स पे चलते हैं। अब ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है ना, इसका आंसर हम देखेंगे तो ये है कि मैनचेस्टर कम्स टू इंडिया। ये जो पार्ट है ना, ये उस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर है कि यार एज कॉटन इंडस्ट्रीज इन इंग्लैंड डेवलप्ड दे आस्क्ड गवर्नमेंट टू इंक्रीज इंपोर्ट ड्यूटीज टू एलिमिनेट कंपटीशन। इसकी वजह से इंपोर्ट ड्यूटीज़ बढ़ गई इंडिया से और एक्सपोर्ट तो यार मैनचेस्टर भर के करने लगा। कपड़ों का ऐसे पूरा अंबार लगा दिया क्योंकि स्पीड और कॉस्ट वीवर्स तो यार उससे कभी भी compete कर नहीं पा रहे थे। लाइक ये सिंपल सी बात है ना यार, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज और तुम भाई हाथ से कपड़ा बनाओ तो कितना ही तुम तेज़ कर पाओगे, है ना। तो अब बाद में ब्रिटेन अमेरिका पे कॉटन के डिपेंडेंट था, बस सिविल वॉर की वजह से इंडिया से इंपोर्ट कराने पड़े। तो इससे क्या हुआ इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से, तो पहले तो यार वीवर्स का काम मार लिया इन्होंने मैनचेस्टर वालों ने, उसके ऊपर से उनको हाई क्वालिटी कॉटन भी नहीं मिल रहा, तो ख़राब कॉटन को महंगे दाम पे खरीदना पड़ रहा था। तो ये पार्ट भी हो गया। मैं सर 6 क्वेश्चंस कवर कर लिए हैं। ये 6 क्वेश्चंस में से ही या इससे आसपास के ही क्वेश्चंस आपको एग्ज़ाम में देखने मिलेंगे। और बस आज के लिए इतना ही। आप लोग ये बस वीडियो एग्ज़ाम के एक रात पहले मत देखना। थैंक यू।